क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा देश सिर्फ युवा यानी कि जनरेशन जेड जेनजी ऑनलाइन पोस्ट सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज से सरकार बदलवा सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि असली कहानी क्या है। एक महिला न्यायालय की एक पूर्व चीफ जस्टिस बिना किसी राजनीतिक दल की धुरी बने अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाए, वो भी उस समय जब पूरे देश क्राइसिस में हो। आज की कहानी है नेपाल की, जहां सुशीला कार्की ने यह इतिहास रचा है। पर यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इससे राजनीति, न्याय, युवा चेतना, संवैधानिक सवाल सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं संदेश टू प्रभाकर। आज हम एक ऐसी कहानी खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ नेपाल की नहीं है, बल्कि उन सभी देशों की हो सकती है जहां राजनेता, पारंपरिक शक्ति और युवाओं की आकांक्षाएं आपस में टकराती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सुशीला कार्की कौन है और क्या वो इस समय सबसे उपयुक्त नाम मानी जा रही है अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए। जेनजी आंदोलन ने कैसे विरोध, सोशल मीडिया बैन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से राजनीतिक बवंडर खड़ा किया। सांसद के विघटन और संवैधानिक रास्ते, क्या ये कदम उचित है? और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सच कि शायद ही किसी ने इस पर ध्यान दिया हो, जो इस पूरे परिवर्तित नेपाल को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए अध्याय को, जहां नेपाल का भविष्य फिर से लिखा जा रहा है। नेपाल का हालात ऐसा था कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए थे, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स यानी कि ट्विटर भी शामिल था, जो लोगों की आवाज दबाने जैसा कदम माना गया था। युवा, विशेषकर जेनजी ने यह महसूस किया कि यह सिर्फ बैन का मामला नहीं है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, राजनीतिक, पारिवारिक वजन, बेरोजगारी जैसे पुराने घाव उभर आए हैं। विरोध बढ़ा, प्रदर्शनों में हिंसा हुई, कई लोगों की मौतें और घायल हुई। आधिकारिक आंकड़ों में लगभग 51 लोगों की मौत और 1300 से अधिक घायल बताए गए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। यह प्रदर्शन राजनीतिक प्रणाली की वैधता और पारदर्शिता को लेकर गहरी असंतुष्टि के संकेत थे। आप जानते हैं कि अगर आप वहां होते, आपको क्या कदम उठाना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए? सुशीला कार्की की पृष्ठभूमि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस 2016 से 17 तक थी। उनके न्यायमूर्ति के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ईमानदारी और फैसलों की खास बनी। राजनीतिक दलों से उनकी दूरी, उनका पार्टी पारितोषिकों से अलग होना उन्हें विरोधी आंदोलन और युवाओं के बीच स्वच्छ नेतृत्व के प्रतीक बनता है। अस्तित्व में थे अन्य नाम, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, विद्युतीय बोर्ड के प्रमुख कुलमान घिसिंग, लेकिन इन्हें सुशीला कार्की को प्राथमिक पसंद के रूप में आगे रखा। हालांकि बालेंद्र शाह भी सुशीला कार्की को ही आगे रहने के लिए बोले थे। उनका मानना था और जेनजी लोगों का भी मानना था कि बालेंद्र शाह को कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वो चुनाव के मार्फत वो आने वाले हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव का अभाव है, लेकिन उनकी न्याय शास्त्र और नैतिक प्रतिष्ठा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे इस संक्रमणकालीन समय में न्याय और संविधान को बचा सकेगी। जेनजी ने जो ताकत दिखाई है वह इतिहास की कीर्तिमान बनेगी, पर अभी भी चुनौतियां हैं। जब जिम्मेदारी मिलती है तो जवाबदेही, पारदर्शिता और शक्ति का संतुलन बनाना जरूरी है। भविष्य की रणनीतियां, क्या यह सरकार सिर्फ चुनाव तक टिकेगी? क्या भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, न्याय की मांगों को पूरा करेगी? ये बातें अभी सामने आनी है। बदलाव की सुनामी के बाद शासन का असली मापदंड होता है कि कैसे बुनियादी संस्थाएं, जज, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया काम करती है। यदि ये संस्थाएं स्वतंत्र और सक्षम बनी तो बदलाव अस्थायी होगा, नहीं तो इतिहास सिर्फ आंदोलन कहेगा। संविधान के ऊपर संविधान की भावना, कानूनों का पालन जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का असली उद्देश्य है जनता की इच्छा और न्याय। इसलिए वर्तमान सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि चुनाव समय पर होंगे और सभी दलों व नागरिकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में देखें तो सुशीला कार्की और सरकार को चाहिए कि वे हर निर्णय में पारदर्शिता रखें, खासकर चुनाव, न्यायालय, सुरक्षा बलों की भूमिका में।
युवा नेतृत्व को साथ लेकर चलना। जेनजी सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, वे नया भविष्य चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि युवा प्रतिनिधियों को की आवाज सुने, उन्हें शामिल करे। हो सकता है कि युवा सलाहकार मंडल हो, निगरानी समूह हो, मध्यावधि सुधार हो, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी को कम करने के लिए नीति निर्माण, डिजिटल स्वतंत्रता की वकालत, भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र को मजबूत करना। और सबसे बड़ा टेक वे, परिवर्तन संभव है, लेकिन वह तभी अस्थायी रहेगा जब सिर्फ सरकार बदले नहीं, मानसिकता बदले और लोग सिर्फ नारे नहीं बल्कि प्रक्रिया और जिम्मेदारी देखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जान सके कि नेपाल में क्या हो रहा है और क्यों ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है बल्कि लोकतंत्र की कहानी है। और आप क्या सोचते हैं, क्या सुशीला कार्की का यह कदम देश के लिए सही है? क्या संविधान का सम्मान हो पाएगा? क्या अगले चुनाव निष्पक्ष होंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं, राजनीतिक यादें, युवाओं की आवाज और समीक्षा कथा, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको मिलता रहे। नेपाल में संसद विघटन हो चुका है, इसलिए अब नया संविधान बनाई जाएगी और राज संस्था आने वाला है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्ते, धन्यवाद।